सभी को नमस्कार। अभी सिद्धू साहब 1974 की रेल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे। सिद्धू साहब भी जेल में आनंद ले रहे थे और मैं भी जेल में आनंद रहा था। उस समय रेलवे स्ट्राइक के लिए जॉर्ज फर्नांडिस भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। मधुलिमे भी हैबियस कॉर्पस के इलाहाबाद के सिलसिले में दिल्ली की जेल में बंद थे और मैं भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्टूडेंट की स्ट्राइक के सिलसिले में उस समय दिल्ली की जेल में बंद थे। तो मधुलिमे और जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ, क्योंकि ये लोग अन्य जो इनके साथियों से अलग थे, तो मैंने भी उस स्ट्राइक का जो आनंद था वो तिहाड़ जेल में लिया था। कल दिन भर सरकारी जितने बिगुल था, सबके बिगुल बादशाह की तारीफ के कसीदे दिन भर हिंदुस्तान के टेलीविजन वहां पर गाते रहे। और एक नई इतिहासकार जो पैदा हुई हैं, कंगना रनौत जी, उनका भी प्रवचन कल इमरजेंसी के ऊपर सुनने को मिला। और कल के पूरे गुणगान में भाजपा आरएसएस की कुर्बानियां, उनका लड़ाकूपन और इमरजेंसी के दौर में उन्होंने कितने बड़े त्याग, सेक्रीफाइस किए, सबके कसीदे कल दिन भर सुनने को मिले। आनंद बाबू, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार इसलिए हूं कि आपकी इस किताब ने, जितनी भी किताबें आज तक इमरजेंसी पर आई हैं, यही एक किताब इतिहास में इमरजेंसी की असली हकीकत को, और आपने सही दिया है, आपने नाम भी सही कहा है, इमरजेंसी राज की अंतर कथा, उसको बनाकर एक लकीर इतिहास में खींच दी। आनंद जी हमारे प्रोफेसर हैं, तो एक प्रोफेसर जो अपने स्टूडेंट को रिसर्च कराता है पीएचडी थीसिस के लिए, तारीख का संदर्भ था, रेफरेंस का, डेट का, सारी चीजों पर नजर रखता हुआ चलता है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। पीएचडी थीसिस की ये खूबी है। तो आनंद बाबू ने इस किताब के अंदर एक एक तथ्य को, एक एक इवेंट्स को, घटनाक्रम को सिलसिलेवार तथ्यों के साथ बाकायदा उसको कलमबंद इतिहास की इमरजेंसी राज के अंदर कथा को किया। समय भी काफी हो गया क्योंकि 15 मिनट की बंदिश है, इसलिए मैं मुख्तसर रूप से 3-4 पॉइंट के ऊपर अपनी बात को कंसंट्रेट करूंगा। कल कसीदे पढ़ रहा था क्योंकि मैं इमरजेंसी में दिल्ली की तिहाड़ जेल और उसके बाद फिर हिसार की तिहाड़ जेल के अंदर पूरे वक्त रहा था। तो इन वीर बजरंगियों को, बहादुरों को, जिनके कारनामे कल गाए जा रहे थे, इनकी हकीकत से मैं वाकिफ था। माफीखोर, आरएसएस के डरपोक, इनका कच्चा चिट्ठा भी आनंद बाबू ने इस किताब के अंदर निकाला है। मैं अपनी बात को बीजेपी, उस जमाने की जनसंघ, आरएसएस के अब्बा हजूर जनाब बाला साहब देवरस, उनकी कथा से अपनी बात को आनंद बाबू की किताब के मार्फत रखूंगा, तो आपको पता लगेगा ये माफीखोरों का इतिहास क्या था। जनाब बाला साहब देवरस, ये आनंद बाबू ने कहा ना कि रिसर्च स्कॉलर की तरह से थीसिस लिखवाते हैं, हर घटनाक्रम का, हर बात का, जिसका भी जिक्र किया उसका पूरा रेफरेंस उसके संदर्भों के साथ दिया है। तो पहला जो आरएसएस के प्रमुख थे बाला साहब, उनसे अपनी बात को आनंद जी ने यहां पर शुरुआत की है। और जरा इस पे जब आप गौर करेंगे, प्रोफेसर आनंद कुमार लिखते हैं अपनी किताब में, बाला साहब देवरस ने 15 जुलाई 1975 और 16 जुलाई 1976 के 12 महीनों के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 22 अगस्त 1975, भाई साहब बात जरा बाद में कर लेना, 22 अगस्त 1975, 10 नवंबर 1975, 16 जुलाई 1975
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एस.वी. चौहान को 22 दिसंबर 1975 को कुल 4 बार पत्र लिखकर सरकार से पुनर्विचार की याचना की। किसी भी पत्र में जेपी और अन्य विपक्षी नेताओं की रिहाई और इमरजेंसी हटाने का कोई जिक्र नहीं था। श्री देवव्रत ने 10 नवंबर 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका की आंशिक स्वीकृति पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट के उस डिसीजन के खिलाफ उनकी को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये अब्बा हजूर साहब तारीफ कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के पक्ष में निर्णय लिया, उसकी तारीफ करते हुए कि इंदिरा गांधी और आरएसएस के बीच मध्यस्थता के लिए 2 पत्र 12 जनवरी 1976 आचार्य विनोबा को भी लिखे गए। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बड़े नेता और श्री देवव्रत के वकील बीएस भिड़े ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एस.वी. चौहान को 3 पत्र लिखे। 15 जुलाई 1975, 24 जनवरी 1976 और 12 जुलाई 1976। यह जानकारी भी उपलब्ध है। इस प्रक्रिया में आरएसएस के वरिष्ठ नेता एकनाथ रानाडे ने भी योगदान किया। इमरजेंसी के विरुद्ध असाधारण साहस दिखाने वाले जनसंघ के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी के अनुसार माधवराव मूले, दत्तोपंत ठेंगड़ी, मोरापंत पिंगले समेत आरएसएस के बड़े 30 नेताओं ने भी नवंबर 1976 में पत्र भेजकर एक समझौते का प्रयास किया था। श्री देवव्रत ने 1980 में यह भी दावा किया था कि आरएसएस का कांग्रेस के साथ कोई मतभेद नहीं है और श्रीमती इंदिरा गांधी एक परिवर्तित व्यक्ति हैं। देखें टाइम्स ऑफ इंडिया 13 फरवरी 1980, एजी नुरानी 2019 पृष्ठ 198। तो ये मैंने देवव्रत साहब का आपको किस्सा सुनाया। दूसरे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका हम भी आदर करते हैं, उनका इमरजेंसी में क्या था, उसका चिट्ठा भी आनंद जी ने अपनी इस किताब के अंदर खोला है। इस इमरजेंसी राज के दौरान अब इसके साथ उन्होंने इसमें लिखा है, आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बाबा साहब देवव्रत ने प्रधानमंत्री गांधी को कई बार पत्र लिखकर आरएसएस के बिहार आंदोलन में किसी भी भूमिका से इंकार करते हुए संघ से प्रतिबंध हटाने और सहयोग के अवसर का अनुरोध किया। सर्वोदय के संस्थापक आचार्य विनोबा भावे को भी लिखा। जनसंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राम कुमार बत्रा ने अगस्त 1975 में दल से इस्तीफा देते हुए आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंधित करने और सरकार के प्रगतिशील कार्यों का भी समर्थन किया। दिल्ली के अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 34 विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली के सरसंघचालक, दिल्ली के पूर्व नगर प्रमुख हंसराज गुप्ता ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में सहयोग का प्रस्ताव किया। जेल से रिहा होने के बाद विद्यार्थी परिषद के दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 नेताओं श्रीराम खन्ना, बलबीर कुंज, प्रभु चावला ने 20 सूत्री कार्यक्रम के समर्थन में हस्ताक्षर किए। जनसंघ के सांसद माधवराव सिंधिया, जनाब रमाशंकर जी, आपके शहर के जिक्र कर रहा हूं, माधव साहब सिंधिया ने इमरजेंसी राज के समर्थन में पत्र लिखकर अपने को राजनीति से ही अलग कर लिया। अब यहां पर आनंद जी ने अपनी किताब में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी कुंडली का खुलासा किया। वो लिखते हैं, अटल जी के बारे में आनंद जी ने लिखा यहां पर, इमरजेंसी राज के दौरान देश विदेश में प्रतिरोध का नेतृत्व के लिए एक प्रसिद्ध अगुवा डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी के अनुसार स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को क्षमा याचना के पत्र लिखे और वे अधिकांश समय पैरोल पर रहे। जनसंघ के अनेक नेताओं द्वारा अच्छे आचरण के आश्वासन पर जेल से छूटने के अन्य विवरण अकाली नेता सरदार सुरजीत सिंह बरनाले में दिया। इस संदर्भ में विद्यार्थी परिषद के महामंत्री और बिहार आंदोलन के सूत्रधार राम बहादुर राय को 31 दिसंबर 1976 को अटल बिहारी वाजपेयी से हुई चर्चा का उल्लेख भी प्रासंगिक है। यह मुलाकात श्री वाजपेयी के तात्कालिक आवास एक फिरोजशाह रोड में हुई। राम बहादुर राय के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देश भर में हुई अराजकता, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति को जिम्मेदारी लेते हुए सरकार से क्षमा मांगनी चाहिए। इमरजेंसी में एबीवीपी के कार्य के ऊपर अटल जी की ये जरा, इसको मैं दोबारा जरा पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। फिरोजशाह रोड में हुई राम बहादुर राय के अनुसार, राम बहादुर राय उनके सबसे प्रमुख लोगों में, आज इंदिरा गांधी सेंटर के वो अध्यक्ष है। वाजपेयी ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देश भर में हुई अराजकता और सार्वजनिक संपत्ति की क्षति को जिम्मेदारी लेते हुए सरकार से क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे सरकार इमरजेंसी राज की समाप्ति के बारे में सोच सके। इसका राम बहादुर राय द्वारा प्रतिवाद करने पर श्री वाजपेयी ने कहा, ऐसा रुख
राय जैसे कार्यकर्ता अपना सकते हैं, लेकिन उन जैसे बूढ़े लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्राथमिकता देना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जोशी के अनुसार जनसंघ और आरएसएस के अधिकांश लोग इमरजेंसी के दौरान माफीनामा देकर रिहा हुए थे। एनपी जो रेफरेंस है अनटोल्ड वाजपेयी गुड़गांवा पेंगू बैंकिंग पेज 79-80 उसके अंदर सारे रेफरेंस यहां पर हमारे आनंद जी ने दे दिए। अब आनंद जी ने इस किताब में एक और बड़ा काम किया। जयप्रकाश जी पर समय का ध्यान बता दीजिए कितने मिनट बोलना है। मैं घंटे भर भी बोलता हूँ तो 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। 2 मिनट में नहीं, 2 मिनट में कर देता हूँ। मेरा तो 2 मिनट में करता हूँ तो और बात छोड़ देता हूँ। मैं आनंद जी की बात ले लेता हूँ। अब आखिरी में एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी काल में 3 मर्दे मुजाहिद जिन्होंने फौलादी तरह से उसका मुकाबला किया था, उनके नाम हैं, जयप्रकाश तो हमारे लीडर थे ही थे। उसके बाद 3 लोगों ने उस समय अपनी जो मर्दानगी दिखाई थी, उसमें 1 नंबर पर राजनारायण जी थे, दूसरे पे मधुलिमे थे और तीसरे नंबर पर चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर का एक किस्सा मैं इसलिए यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं। चंद्रशेखर जी इस आंदोलन के खिलाफ थे, वो सरकारी पार्टी के साथ थे, इंदिरा गांधी के समर्थक थे और उन्होंने इस समय जो चंद्रशेखर ने बड़ी साफगोई के साथ जयप्रकाश जी को खत लिखा कि आप किन लफंगों की संगत में हैं। ये जरूरी है, कुछ बताना जरूरी। हाँ, समय तो आपके पास नहीं है। ये चंद्रशेखर जैसा मर्द आदमी लिख सकता था। चंद्रशेखर ने आपातकाल के कुछ महीनों पहले इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों को पत्र लिखा था। इंदिरा गांधी को उन्होंने लिखा था, कम्युनिस्ट आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपके और जेपी के बीच झगड़ा होगा तो देश को बड़ा नुकसान होगा। आदर्शों सिद्धांतों पर आपका उनका कोई मतभेद नहीं है। जेपी को लिखे पत्र में लिखा, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं उनका संपूर्ण क्रांति से कोई लेना देना नहीं। ये लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए हैं ताकि इनको पावर पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी मिल सके और ये नौजवान नेता आने वाले दिनों में जातियों के नेता बनेंगे, हो जाएंगे। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोग आपको भी भूल जाएंगे। उन्होंने एक सार्वजनिक बयान भी दिया कि देश को आज जेपी की मॉरल अथॉरिटी और इंदिरा गांधी की स्टेट पावर की जरूरत है। मॉरल अथॉरिटी दोनों को मिलाकर देश का भला हो सकता है, अन्यथा देश पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। ये चंद्रशेखर थे। जिस समय रात को 12 बजे 12:30 बजे चंद्रशेखर को पता लगा कि जेपी गिरफ्तार हो गए, थाने के अंदर है, 12:30 बजे चंद्रशेखर पैदल अपने घर से चल देता 3 मूर्ति से रात को। हिंद का सिपाही सलार जेपी, उसको गिरफ्तार करेंगे। पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन थाने में चंद्रशेखर पहुंच जाते हैं और उसने कहा कि इस देश के अंदर इससे बड़ा कोई जुल्म हो नहीं सकता। रात को होम मिनिस्टर ने टेलीफोन करके प्राइम मिनिस्टर को खबर दी कि चंद्रशेखर आए, क्या किया जाए। उन्होंने कहा उनको गिरफ्तार करें। और तीसरी एक बड़ी नजीर मधुलिमे की है। इतिहास के पन्नों में अगर आप सच्चाई के उस पूरे अंकों को नहीं देंगे तो इतिहास कभी पूरा नहीं होगा। ये अकेले मधुलिमे थे, नरसिंहगढ़ की जेल के अंदर इमरजेंसी के अंदर बंद थे। उस समय इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया। मधुलिमे उसके कार्यकाल का विरोध करते हुए इंदिरा गांधी को खत लिखा, आप जमहूरियत का खात्मा कर रहे हैं, और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, जितनी सुविधाएं उनको वहां पे मिल रही थी उसको भी छोड़ दिया। उनकी इस अपील पे एक साथी शरद यादव ने उसके ऊपर वहां पर जरूर उस पे इस्तीफा दिया। साथियों, क्योंकि समय की बंदिश के कारण अब आनंद जी की एक शिकायत भी इस किताब में करना चाहूंगा। इन दोनों आनंद जी पे सात्विक समाजवाद, विनोबा भावे, इसका भी एक नया रंग चढ़ा है समाजवादी रंग के साथ साथ। और इस किताब में आनंद जी ने काफी पेज विनोबा भावे जैसे इमरजेंसी समर्थक सरकारी साधु को डिफेंड करने में लगा दिए। अगर मैं उनको एक एक को पढ़ूंगा, क्योंकि समय नहीं है, मैंने तो सारा निशान नोट ले रखे हैं। अरे, शुद्ध शहद, गाय का शुद्ध देसी घी, उसका सेवन करके आश्रमों में आनंद का जीवन गुजारने वाले आनंद जी उसका समर्थन कर रहे हैं इस किताब के अंदर। मुझे समय जरूरी है, जरा हमारे उस विनोबा भावे साहब की भी हकीकत जान लीजिए। एक 14 मार्च 1975 को
अपने पूर्व घोषित 1 साल के मौन को तोड़कर आचार्य विनोबा भावे ने जयप्रकाश नारायण से कहा, अब जरा सुनिए, साल भर के लिए मैंने मौन लिया है, उसे 2 मिनट तोड़कर आपके साथ बात कर रहा हूं। आपकी संघर्ष की जो कल्पना है वह मुझे मालूम है, वे जारी रहे, अच्छी चीज है, बाबा उसे पसंद करता है, उसमें बाबा की मदद भी आपको मिल सकती है। सिर्फ एक बात है, राज सत्ता के विरोध में जो संघर्ष है वह छोड़िए। विनोबा भावे कह रहे हैं कि बाकी तो सब ठीक है, राज सत्ता के विरोध में, इंदिरा के विरोध में जो आपका संघर्ष है उसको छोड़िए। ये मेरा कहना है कि आपकी संपूर्ण क्रांति की जो कल्पना है वह 1-2 साल में तो पूरी होगी नहीं, ये लंबी प्रक्रिया है, उसे छोड़ने को मैं नहीं कहता। देश हित में अभी आपको राज सत्ता के विरोध का संघर्ष छोड़ना चाहिए। बहुत लंबी और भी बतेरे साहब है, एक और पढ़ देता हूं, उसके बाद खत्म करूंगा। बाबा भारत की राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, विनोबा भावे साहब फरमा रहे हैं, विश्व की कुल दुनिया की राजनीति के बारे में सोचता है। उस दृष्टि से उसे लगता है कि हमें राज सत्ता के खिलाफ आंदोलन करना छोड़ना चाहिए। बाहर के आक्रमण की राय हम ना देखें, उसमें शांति की स्थापना की दृष्टि से हमें सोचना चाहिए। राज सत्ता के खिलाफ आंदोलन करना छोड़ देते हैं और सरकार के साथ बातचीत करते हैं तो मेरा ख्याल है देश का ही सदेगा और हमारी जीत होगी। और यही नहीं आनंद जी, दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर आरएस के देवरस की तरफ से एक अनुशासन पर्व का एक पर्चा बड़ा छप के हमारे सामने आया, जिसमें माफी मांगी गई थी। मेरे नेता सामदास गुप्ता वहां पर घूम रहे थे, उनके सामने जब आरएसएस के लोगों ने पर्चा दिया कि आप साइन कीजिए, तो सावंतदास जी उसने पर्चे को फाड़ दिया। बीजेपी आरएसएस के लोग इकट्ठे हो गए जमघट में, कहा आपको क्या हक था इसको फाड़ने का, आपको साइन नहीं करना तो मत करते। सोचती स्टोर आरएसएस के लोगों में भड़न दिल्ली की तिहाड़ जेल में हो गई। विनोबा भावे पूरी तरह से इंदिरा गांधी की उस समय जी हजूरी में लगे हुए थे, और आपकी किताब नहीं, क्योंकि सर्वोदय का असर आप पे चढ़ा है, आप उसको डिफेंड करने में लगे हैं। ये मेरी शिकायत आपसे जरूर है। साथियों, अंत में मैं कहना चाहता हूं, सचमुच में आनंद जी ने जो किताब लिखी है, ये अंतर जो कथा है इमरजेंसी की, उसकी रियलिटी को, यथार्थ को रखती है, और एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट आनंद जी ने बनाया है हम लोगों के लिए। अब ये बाद में बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी बहुत ही पावरफुल, पैशनेट